वालेकुम। आज हमने केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास चैनल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल। चैप्टर नंबर हमारा 2 है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमने अल्कली मेटल का चैनल बिहेवियर डिस्कस करना है। तो वो कहते हैं कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस दौरान जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जनरल बिहेवियर जो है वो अल्कली मेटल का, इसमें कहते हैं कि अल्कली मेटल की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट पहले भी आपने देखा कि हम रिड्यूसिंग एजेंट उन सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करके खुद उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करवा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन खुद वो ऐड कर रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे हम सपोज देखते हैं कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये सोडियम हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। जब इसने क्लोराइड के साथ मिल के साल्ट फार्मेशन की तो यहाँ पे सोडियम एक्ट कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, किसको इसने रिड्यूस करवाया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस इसने करवाया क्लोरीन को और खुद सोडियम की क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वो कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। और अल्कली मेटल हमारे पास क्या है, इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनके साइज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। जब साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है। हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ईजीली वहाँ से रिमूव होता है। तो इसलिए अल्कली मेटल इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से ये एक्ट करती हैं एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब कहते हैं कि ये एक्ट करती हैं एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और ये रिएक्ट करती हैं फ़ौरन किसके साथ, हेलाइड के साथ। हेलाइड के साथ रिएक्ट करके मेटल हेलाइड। अब पीछे हमने पढ़ा था कि हेलाइड क्या है, जब हेलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कोई कंपाउंड फार्मेशन करता है तो वो हमारे पास होते हैं हेलाइड। तो कहते हैं कि अल्कली मेटल जो हैं वो हेलाइड के साथ यानी कि हेलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल अल्कली मेटल हेलाइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल हेलाइड है। सोडियम हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है, इसने हेलोजन के साथ रिएक्ट किया। इसी तरह अगर हम पोटाशियम ब्रोमाइड को देखें तो पोटाशियम हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है और ब्रोमाइड हमारे पास क्या है, ब्रोमीन हेलोजन है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल हेलाइड। ये था इनका जनरल बिहेवियर। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं, ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल। तो फर्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास जो अल्कली मेटल हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। जब अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो ये मोस्ट रिएक्टिव फैमिली है किसकी, मेटल्स की। तो फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो ज़ाहिर है ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी। जब ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ करेंगी तो फिर ये फ़ौरन जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन जो है वो शो करेंगी। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई एटम है उसके वैलेंस शेल से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो उसकी क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमने उसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो उसकी क्या होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमने देखा कि इसकी लो है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हाई होती है। अब जब हमारे पास ये सोडियम की एग्जांपल है Na जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने निकाल दिया तो वो हमारे पास उसकी क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हमने ये शेल रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 10। अब हमने क्या करना है कि अगर इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमने एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है
तो वो एनर्जी क्या होगी, इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पे हाई होने की एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर है एक पूरा शेल जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। सेकंड उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके, ये तो अल्कली मेटल में तो सब का ट्रेंड सेम है कि वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है वहाँ से, तो ज़ाहिर है शेल एक रिड्यूस होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे हाई होती है, तो वो ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेरिलियम की एग्जांपल ले लें तो इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 4। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना है कि इसके वैलेंस शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब हमने क्या करना है कि इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से बाहर निकालना है। तो फिर क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ करके, तो चार्ज जो रेशो है वो ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और जो एक इलेक्ट्रॉन है उनकी फोर्स आपस में स्ट्रांग है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन केस ऑफ बेरिलियम। अल्कली मेटल में वो क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक शेल रिड्यूस होता है। अब जो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम अल्कली मेटल के कीटाइन को देखें, उसको हम कंपेयर करें सेम पीरियड, यानी कि अल्कली मेटल हमारे पास अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम है, हम देखें कि सोडियम जो है वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है। हमारे पास सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल के कीटाइन, कीटाइन कैसे बनेगा, जब हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जैसे Na सोडियम है, तो जब आपने इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये आपके पास एक कीटाइन बन गया, जिसके ऊपर जब वो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कीटाइन होगा। अब कहते हैं कि अल्कली मेटल के जो कीटाइन हैं उनका लो चार्ज होता है और लार्ज रेडियस होता है। देन द रेडियस ऑफ कीटाइन फ्रॉम द सेम पीरियड सबका सेम है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो अल्कली मेटल हैं इनका लो चार्ज होगा और हाई रेडियस होगा। तो इसकी वजह से जो अल्कली मेटल के साल्ट हैं उनकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, लो होगी। अब लैटिस एनर्जी जो है क्या होती है, कोई हमारे पास जो नेटवर्क होता है उसको जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है, लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल सिंपली अल्कली मेटल में हम NaCl की ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर हमने इस नेटवर्क को ब्रेक करना है तो इस दौरान जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड जो करेंगे वो उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी। तो ज़ाहिर है जब ये ब्रेक होगा तो कीटाइन और इनाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब कहते हैं कि हमारे पास जो साल्ट होते हैं अल्कली मेटल के वो वाटर सालुबल होते हैं, यानी कि जब आप इनको वाटर के अंदर डिज़ाल्व करते हैं तो ये वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सपोज NaCl है, NaCl, जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे आपके पास एसिड और बेस NaOH बन जाएगा प्लस HCl। तो ये साल्ट था हमारे पास, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ाल्व किया तो यहाँ से किस चीज़ का जो कौन सी चीज़ जनरेट हुई, बेस। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है हमारे पास कि जो अल्कली मेटल हैं जब वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इनकी जो ऊपर किसकी फार्मेशन होती है, ऑक्साइड की। लेकिन अल्कली मेटल में से अगर हम लिथियम को देखें तो कहते हैं कि लिथियम जो है वो मेटल है जिसकी जब बर्निंग होगी एयर के अंदर तो इसमें हमारे पास सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। बाकी जो मेटल हैं वो जब सोडियम के बाद, लिथियम के बाद सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, जब वो रिएक्ट करती हैं एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ तो उसमें डिफरेंट ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन जो लिथियम है जब इसकी बर्निंग होगी एयर के अंदर तो इसमें हमेशा हमारे पास कौन सा ऑक्साइड बनेगा, नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम है हमारे पास Li जिसकी सिंबल है, जब आपने इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, लिथियम ऑक्साइड। और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है। और
इसका जो ये सॉलिड जो है वो किस कलर का होगा, वाइट कलर का। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बना, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम कार्बोनेट के अंदर। लिथियम ऑक्साइड है, जब इसने एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम कार्बोनेट के अंदर, Li2CO3। ये हमारे पास क्या बन गई, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम के बाद अगर हम सोडियम को देखें तो कहते हैं कि सोडियम भी इसी तरह के रिएक्शन करेगा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि अगर हम उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो वो सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और वो ऑक्साइड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हमने सोडियम को एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई की तो सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड फार्मेशन नहीं करेगा, बल्कि सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड के अंदर। 2Na है, ये हमारे पास सोडियम है। जब हमने इसको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई की तो सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम पारऑक्साइड के अंदर। और ये जो पारऑक्साइड Na2O2 ये हमारे पास क्या है, पारऑक्साइड है, और इस पारऑक्साइड का कलर हमारे पास क्या होगा, पेल येलो कलर का पारऑक्साइड बनेगा सोडियम का। लेकिन जब हम लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन इसको सोडियम को सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सोडियम पहले नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो कार्बोनेट के अंदर। अब कहते हैं कि हमारे पास सोडियम के बाद पोटाशियम को अगर हम देखें, रुबिडियम को देखें या सीजियम को, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जब हम लोगों ने ऑक्साइड का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें टाइप्स देखी थी हमने ऑक्साइड की, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पारऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड। तो कहते हैं कि यहाँ पे सोडियम ने तो पारऑक्साइड फॉर्मेशन की जब इसने एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, लेकिन बाकी जो हमारे पास है पोटाशियम है, रुबिडियम और सीजियम, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा सुपर ऑक्साइड। इसमें सपोज हमारे पास क्या है, पोटाशियम है, इसका आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है तो KO2 हमारे पास क्या है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। और ये जो हमारे पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बना, इसका अगर हम कलर देखें तो ये हमारे पास ऑरेंज येलो कलर का पोटाशियम सुपर ऑक्साइड होगा। अब नेक्स्ट जो वो कहता है कि हमारे पास जो सीजियम है, अगर सीजियम को देखें तो कहते हैं कि ये जब वाटर के साथ या एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फ़ौरन एक्सप्लोड हो जाएगा, ये स्लोली रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है अल्कली मेटल का रिएक्शन विद वाटर, क्या हमने देखना है कि अल्कली मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन विद वाटर। तो जब हमने अल्कली मेटल का वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाना है तो हमारे पास वहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस बनेगी और साथ हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। सोडियम मेटल है हमारे पास Na। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हमारे पास यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास NaOH बनेगा प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। अब वो कहते हैं कि अगर हम देखें पोटाशियम को, रुबिडियम है हमारे पास, अगर हम इन मेटल्स को देखें या फिर सीजियम है तो इनको अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ। रुबिडियम, पोटाशियम एंड सीजियम जो हैं ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये रिएक्ट करती हैं आइस के साथ। इवन हमारे पास अगर उसका टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आइस का, तो उस टेम्परेचर के ऊपर भी ये जो पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम ये आइस के साथ रिएक्ट करेंगी। नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है हाइड्राइड, कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करती हैं, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो जो हाइड्राइड बनते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, आयनिक हाइड्राइड। अल्कली मेटल है हमारे पास, तो कहते हैं कि जब हाइड्राइड का हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ या हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट मिल के कंपाउंड फार्मेशन करता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्राइड। तो कहते हैं कि अल्कली मेटल जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं
तो जो कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास हाइड्राइड जो कौन से होंगे, आयनिक हाइड्राइड। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्कली मेटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, मेटल हाइड्राइड। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को। अब ये हमारे पास कौन सा हाइड्राइड बना है, आयनिक हाइड्राइड। पीछे हमने देखा था आयनिक कोवलेंट एंड उसके बाद थर्ड जो उसकी टाइप थी इंटरमीडिएट। इन तीनों को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। तो अल्कली मेटल जो है वो आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास जो बाकी रुबिडियम है, सीजियम है, ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। रुबिडियम है तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो रुबिडियम हाइड्राइड है, सीजियम हाइड्राइड है। लेकिन जो बाकी 3 मेंबर्स हैं हमारे पास कौन कौन से, अब अल्कली मेटल के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास क्या है, फ्रांसियम। और इसमें हमने अकोरेंस में देखा था कि ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये लैब के अंदर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। रुबिडियम और सीजियम का वो कहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन जो बाकी 3 मेंबर्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए यानी कि हाइड्राइड फॉर्मेशन करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे पास जो हाइड्राइड बन गए, इनके लिथियम के या सोडियम के या पोटाशियम के हाइड्राइड हैं, तो अगर हम इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास की चीज़ की जो है वो एमिशन होगी हाइड्रोजन की। ये जो हाइड्राइड हैं, लिथियम का हाइड्राइड है, सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्राइड हैं, तो ये सोर्स हैं किसका, हाइड्रोजन का। लिथियम हाइड्राइड का जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ उसके हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्राइड हमारे पास किसका सोर्स है, हाइड्रोजन का। अब कहते हैं कि हाइड्राइड की प्रेजेंस की वजह से जो आयनिक हाइड्राइड आयन जो है, ये हाइड्राइड आयन की वजह से हमारे पास जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो यूज़फुल सोर्स हैं। इनको हम यूज़ करते हैं एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। नेक्स्ट इनका रिएक्शन है कि हमारे पास वो कहते हैं कि लिथियम जो है, अगर हम अल्कली मेटल को देखें तो हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं, इनमें लिथियम जो है वो और कार्बन, लिथियम जब रिएक्ट करता है कार्बन और नाइट्रोजन के साथ तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, नाइट्राइड एंड कार्बाइड की। यानी कि अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा मेंबर है जो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ मिल के नाइट्राइड और कार्बाइड की फॉर्मेशन करता है। बाकी जो मेंबर हैं वो इस तरह के रिएक्शन शो नहीं करते। तो लिथियम का हम रिएक्शन देखते हैं पहले नाइट्रोजन के साथ, कि लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, लिथियम नाइट्राइड की। लिथियम नाइट्राइड हमारे पास बन गया। अब कहते हैं कि अगर इसी तरह लिथियम का कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो लिथियम कार्बाइड बनेगा प्लस कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, LiC, लिथियम कार्बाइड। लेकिन बाकी मेंबर जो हैं वो इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करते। अब कहते हैं कि अल्कली मेटल जो हैं ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट हैं वो इजीली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हेलाइड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सोडियम और लिथियम को अगर हम देखें तो ये रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ। लेकिन सोडियम और लिथियम जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये स्लोली रिएक्शन करते हैं एट रूम टेम्परेचर के ऊपर विद क्लोरीन। अगर हम लिथियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हेलाइड बनेगा, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर वेरी स्लो रिएक्शन होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमारे पास मोल्टन फॉर्म में सोडियम है, यानी कि सोडियम को हमने मेल्ट किया हुआ है, मोल्टन फॉर्म में है, तो जब इसका रिएक्शन हमने करवाना है क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद बाकी जो मेंबर्स हैं पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, इनको वो कहते हैं कि ये भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हेलाइड, फ्रांसियम को आपने नहीं देखना,
ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। तो बाकी जो पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी क्या होंगे, मेटल हेलाइड। पोटाशियम हेलाइड है, रुबिडियम हेलाइड है और सीजियम हेलाइड Rb। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका लास्ट वाला जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन है इनका सल्फ़र के साथ। कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं, तमाम जो अल्कली मेटल्स हैं वो सल्फ़र के साथ, जब सल्फ़र हमारे पास किस फॉर्म में होगा, जब वो मोल्टन फॉर्म में सल्फ़र है, सल्फ़र हमारे पास जब मोल्टन फॉर्म में है तो तमाम अल्कली मेटल्स सल्फ़र के साथ रिएक्ट के सल्फाइड फार्मेशन करती हैं। उसमें हमारे पास लिथियम आ जाता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम है, सीजियम। ये सारी मेटल्स सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड फार्मेशन करेंगी और इसकी जनरल जो हमारे पास रिएक्शन है, अगर हमारे पास अल्कली मेटल है उसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, सल्फ़र के साथ, तो मेटल सल्फाइड बनेगा। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल को। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया कि तमाम जो अल्कली मेटल हैं वो रिएक्ट करती हैं सल्फ़र के साथ और वो सल्फाइड फार्मेशन करती हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स की, कि किस तरह अल्कली मेटल जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड के साथ मिलके डिफरेंट रिएक्शन शो करती हैं।